पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान एक दृष्टि में आपको बदला है। अब उसके आगे के प्रावधानों को, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, धारा 101 से सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ से लेकर न्यायाधीश एवं जूरी और एसेसरों को प्रश्न पूछने की शक्ति से संबंधित है, उस महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताने इस वीडियो में जा रहा हूं। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, अर्थात वादी पर अपना मामला सिविल मामलों में प्रमाणित करने का प्रमाण भार होता है। जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दावा लाता है और कोई भी फैक्ट एसर्ट करता है, उसे अपना दावा तथ्यों के आधार पर, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है। वह प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता। यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। जो असफल हो जाता है और दोनों में से किसी के द्वारा साक्ष्य न दी जाए, ऐसे व्यक्ति पर भी सबूत का भार होता है। जो किसी विशिष्ट तथ्य का अभिकथन करता है, वो व्यक्ति ये तथ्य सिद्ध करेगा। इसके अलावा किसी भी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए समर्थकारी साक्ष्य को उसे साबित करना होगा। इसके अलावा अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। इस बात को सिद्ध करने का प्रमाण भार अभियुक्त पर रहता है। किसी भी तथ्य का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पर यह सिद्ध करने का भार होता है, और मृत्यु को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो ये कहता है कि मृत्यु हो गई है। जीवित होने की दशा में यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह बतलाता है कि उस व्यक्ति को वह जीवित होना कहता है। इसके अलावा स्वामित्व के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, उसे नकारने वाले व्यक्ति पर रहता है। तो इस प्रकार सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, निम्न व्यक्तियों पर मैंने बतलाया, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के रूप में न्यायालय के समक्ष वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है। धर्मत्व या धर्मजत्व का निश्चायक सबूत क्या है, इसके बारे में जब संतान का कोई जन्म होता है तो इसके संबंध में वैवाहिक जीवन यानी शादीशुदा जीवन के दौरान विवाह के विघटन के 280 दिन के भीतर माता के अविवाहित रहते हुए अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, गर्भाधान के समय माता पिता में पहुंच रही है, तो उस पर यह प्रमाणित करने का भार होता है कि वो विवाहित है और 280 दिन के भीतर उसकी पहुंच थी और बच्चा उसी का है। विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के संबंध में उपधारणा ये की जाती है कि जब विवाह के 7 साल के भीतर किसी स्त्री की ने आत्महत्या कर ली है, उसके पति या नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है, तो ये प्रमाणित करना होता है न्यायालय के समक्ष। 7 साल के अंदर अगर किसी आत्महत्या का मामला है कि उसको उसके ससुराल पक्ष वालों द्वारा एवेटमेंट दिया गया और उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इसके अलावा दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा ये की जाती है कि जब मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग की गई और मृतका के प्रति क्रूरता की गई, उसे तंग किया गया, ये तथ्य वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने होंगे। उसके अलावा धारा 110 के अंतर्गत क्या उपधारणा की जाती है, जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति है, तो ये या तो वो चोर है या चोरी की वस्तु उसने प्राप्त की है, ऐसी उपधारणा की जाएगी जब तक कि वो ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता। दूसरा, एकम्प्लिश या सह अपराधी वो होता है, उसकी विश्वसनीयता के अयोग्य है। 114 के अंतर्गत ये उपधारणा की जाएगी। विनिमय पत्र या एक्सचेंज जो बिल है, समुचित प्रतिफल के एवज में प्रतिग्रहित किया जाता है। उसके अलावा न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए, ऐसा जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, उपधारणा की जाएगी। विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है, ऐसी भी धारा 114 के अंतर्गत उपधारणा न्यायालय करता है। इसके अलावा निष्कर्ष एस्टोपेल विबंध का सिद्धांत है। धारा 115 एस्टोपेल का सिद्धांत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किए गए किसी कथन की सत्यता का प्रख्यान करने से रोकना विबंध कहलाता है। एक ही मैटर जो फैक्ट्स और लॉ के संबंध में डिसाइड हो चुका है, उसी के संबंध में दोबारा से उस मामले को नहीं सुना जा सकता, वो एस्टॉप हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक बार मैं कुछ और बात और दूसरी बार मैं कुछ और बात कहने से रोकना एस्टॉपेल का प्रिंसिपल है। किसी भी बात से मुकरने को रोकना ही विबंध है। यह इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस अर्थात साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर एस्टॉपेल का प्रिंसिपल धारा 115 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया। सीआरपीसी नहीं, सॉरी, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिया गया। विबंध के प्रकार में अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा और आचरण द्वारा हो सकते हैं। विबंध का सिद्धांत किसके विरुद्ध लागू नहीं होता? अवयस्क व्यक्ति के विरुद्ध लॉ ऑफ एस्टॉपेल लागू नहीं होता है।
इसके अलावा साक्ष्य कौन दे सकेगा? साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जो प्रश्नों को समझ सकता है। न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न, अधिवक्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने, उनका युक्ति संगत उत्तर देने, रीजनेबल उसका आंसर देने की कॉम्पिटेंसी या सक्षमता रखता है। चाहे वो कोमल हो, वयस्क हो, चाहे अति बार्धक्य हो या शारीरिक मानसिक रोगी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रश्नों को समझ सकता है और उसका युक्ति संगत उत्तर न्यायालय के समक्ष देता है तो ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य ली जा सकती है। इसके अलावा साक्षियों की परीक्षा कितने तरह से होगी? एग्जामिनेशन ओरल एविडेंस होगी, उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस होगा, री एग्जामिनेशन होगा, 3 तरह से होगी। सूचक प्रश्न अर्थात लीडिंग प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, इस संबंध में भी साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन जो प्रश्नों का आंसर सुझाते हैं, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की परमिशन से एग्जामिनेशन इन चीफ एवं री एग्जामिनेशन होते हैं, जबकि और परीक्षा किसके द्वारा होगी? मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार के द्वारा की जाएगी, अर्थात एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन जिसने उसे बुलाया, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपक्षी, डिफेंस या प्रतिवादी के द्वारा की जाती है। धारा 165, धारा 166 आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश एवं जूरी तथा एसेसरों को दी गई है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक दृष्टि में के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके समक्ष रखा। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।